हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। शुरू करेंगे आज की क्लास को 17 अगस्त की द हिंदू के सेकंड एडिटोरियल के साथ। आर्टिकल लिखा गया मॉन्की पॉक्स, इस खतरनाक बीमारी के फैलाव पे। अफ्रीका में महामारी की तरह बीमारी फैली है, लेकिन गरीब अफ्रीका की मदद में दुनिया अभी भी नहीं जुट रही है, क्योंकि गरीब है ना, गरीब लोगों का कौन फ़ायदा करता है। तो अफ्रीका इस बीमारी से अकेला जूझ रहा है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं अपने क्विज़ के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जो भी इस क्लास में सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। पूरा फोकस रखो क्लास पे, ताकि ग्रामर को, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, हर एस्पेक्ट आप कवर कर सकें। सॉल्यूशंस आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी अपैथी कंटिन्यूज। देखिए अपैथी का मतलब होता है उपेक्षा। अगर आप बहुत हिंदी नहीं समझते हैं तो जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं और आपके सामने एक्सीडेंट हो जाए और आप साइड में से अपनी गाड़ी निकाल के आगे बढ़ जाएं, इसको बोलते हैं अपैथी। ठीक है, वो गिरा मरा, आपको कुछ लेना देना नहीं है, आप अपना कुछ जा रहे थे कहीं काम, घर, ऑफिस, दुकान, मकान, जहाँ भी जाना था आप निकल गए। तो ये एक एंटोनिम बनाने वाला प्रीफिक्स है। और पैथ का मतलब होता है किसी के लिए फीलिंग्स या पेन, ऐसा समझ लो। अपैथी यानी किसी के लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, कोई पेन ही नहीं है, इनडिफरेंस है, नॉन शैलेंस है। नॉन शैलेंस भी उपेक्षा या अपैथी का सिनोनिम है। कह रहे जी वैसी ही अपैथी अफ्रीका के लिए आज भी जारी है। मंकी पॉक्स कितना भी फैल जाए, छोटे छोटे बच्चों की जान ले ले अफ्रीका में, लेकिन यूरोप, यूएस, ये कंट्रीज़ आज भी अफ्रीका की मदद में नहीं आ रही। चलिए अपैथी वर्ड से दो वर्ड्स और बनते हैं, एंटीपैथी और सिंपैथी। देखिए पैथी तो मैंने आपको बता दिया, फीलिंग्स या पेन को बोलते हैं पैथी, फीलिंग समझ लो। अपैथी यानी लैक ऑफ फीलिंग्स, सानू की जो हो रहा सी जो होन दो, है ना। एंटीपैथी का मतलब होता है किसी के खिलाफ फीलिंग्स। अब आप उस आदमी के अगेंस्ट में आ गए हैं, किसी के लिए हेट्रेड को, नफरत को बोलते हैं एंटीपैथी। और सिंपैथी का मतलब होता है किसी के साथ में फीलिंग्स, उसके लिए सहानुभूति, उसके लिए अच्छी भावना, उसके दर्द को समझना। तो अपैथी, एंटीपैथी और सिंपैथी तीनों पैथ रूट से बनने वाले वर्ड्स हैं। याद रखना एक ही तरह के वर्ड्स हैं। आज अपने को रूट वर्ड्स काफ़ी सारे करने हैं, मैं आपको आर्टिकल में करवाऊंगा आगे, है ना, क्लास में आगे जैसे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे। कह रहा है जी अफ्रीका इज नॉट गेटिंग एम्पॉक्स वैक्सीन्स डिस्पाइट द डिजीज बीइंग एंडेमिक देयर फॉर 3 years। कह रहा है अफ्रीका नहीं पा सकता है, अफ्रीका को नहीं मिल रहा है। और क्या नहीं मिल रहा भाई? एमपॉक्स की वैक्सीन। एमपॉक्स क्या है? मंकी पॉक्स को ही एमपॉक्स बोल देते हैं, मंकी का एम छोटा हो गया। ठीक है, तो अफ्रीका को आज भी एमपॉक्स की वैक्सीन्स नहीं मिल रही है। और कैसे नहीं मिल रही है? कह रहे डिस्पाइट, बावजूद, इस बीमारी के, बीइंग यानी होने के, एंडेमिक। देखिए एंडेमिक का मतलब होता है छोटे या लोकल लेवल की महामारी। जब सब जगह फैल जाए तो पैंडेमिक, जब किसी देश, किसी शहर, किसी कॉन्टिनेंट में फैली हो तो एंडेमिक। कह रहे बावजूद इस बीमारी के होने के एक लोकल लेवल की एंडेमिक यहाँ अफ्रीका में देर 3 सालों से। तो 3 सालों में अफ्रीका में महामारी बन के फैला हुआ है मंकी पॉक्स, लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड जो है, वेस्ट जिसको बोलते हैं, उनसे वैक्सीन्स नहीं भेजी जा रही। अफ्रीका सब्जेक्ट है, इज़ गेटिंग इसकी वर्ब है, इज़ नॉट गेटिंग द वैक्सीन्स। डिस्पाइट का मतलब आप जानते हैं, बावजूद। डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं लगता है, डिस्पाइट ऑफ द डिसीज बीइंग एंडेमिक। अगर ऑफ लगाना है और बावजूद वाला मीनिंग चाहिए तो डिस्पाइट की जगह आप लिखेंगे इन स्पाइट। ठीक है, तो इन स्पाइट प्लस में ऑफ, डिस्पाइट विदाउट ऑफ, दोनों का मीनिंग सेम है। जो आप लगाना चाहो उसको लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स मोटे मोटे शुरू में एक साथ देख लो ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास में रेगुलर रहते हो, सब अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो क्लास को एक लाइक दिया करो। आपका प्यार ही है इन क्लासेस को मुझे टाइम निकाल करके शाम को मैं ले आता हूँ, है ना, आपके लव और अफेक्शन की वजह से। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो।
ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सीसेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट है अपनी, 3 ही वर्ड्स हैं जो मोटे मोटे अपने को देखने हैं। पहला है जी इनडिफरेंस, अभी आपको बताया था। आपको लैक ऑफ कंसर्न है, अपैथी है, आपको कुछ मतलब ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं है, जी या मरे कोई आदमी, आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप कोई भी डिफरेंस अपनी ज़िंदगी में फील नहीं करते हो, फ़र्क फील नहीं करते हो किसी चीज़ के होने या ना होने से, तो यही होता है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस को नॉन चैलेंज बोलते हैं, जो आपको याद रखने वाला वर्ड है। और एपैथी इसका कॉमन सा सिनोनिम आपने आर्टिकल में देखा। इनडिफरेंस टू योर करियर कैन कॉस्ट यू डियरली, अपने करियर के लिए लैक ऑफ कंसर्न जो है वो आपको डियरली कॉस्ट करेगा, आगे जाकर के बहुत डियर यानी बहुत महंगी कीमत आपको चुकानी होगी। डियर का मतलब प्यारा भी होता है, डियर का मतलब महंगा भी होता है ना, तो महंगे वाली कीमत आपको चुकानी पड़ेगी आगे जाकर के करियर के लिए। चलिए ये वर्ड अपैथी आपने देख लिया। नॉन चैलेंज शायद मैंने आज आपसे क्विज में पूछा है। अगला वर्ड है अपने पास आउटब्रेक, अभी आया था 2-4 दिन पहले। अचानक से किसी चीज़ का होने वाला फैलाव या किसी गलत चीज़ की, अनप्लेजेंट इवेंट की अचानक से होने वाली शुरुआत। जैसे आउटब्रेक हो सकता है वॉर का, जंग का, आउटब्रेक हो सकता है महामारी का, इन्फेक्शन का, आउटब्रेक हो सकता है महंगाई का, ठीक है ना। इस तरीके से आउटब्रेक हो सकता है वायलेंस का। जब भी कोई ऐसी चीज़ अचानक से फट पड़ती है ना, हिंदी में बोलते हैं फट पड़ना, विस्फोटक रूप से शुरू हो जाना, ऐसी चीज़ों को अंग्रेजी में आउटब्रेक नाम के नाउन से बताते हैं। और इसकी वर्ब फॉर्म होती है ब्रेक आउट, है ना। द वायलेंस हैज़ ब्रोकन आउट, जंग शुरू हो चुकी है। अ कोलेरा आउटब्रेक हैज़ अकर्ड इन द सिटी, एक कोलेरा का अचानक होने वाला जो है फैलाव अकर हुआ है सिटी में, इस सिटी में हैपन हुआ है। कोलेरा का मतलब होता है हैजा। आउटब्रेक को इरप्शन भी बोलते हैं। यू विल सी द वर्ड आउटब्रेक इन द आर्टिकल टुडे। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास सरकमवेंट। देखिए गो, वेंट, गोन आपको पता होगा, जाने के लिए यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। गो हो गई फर्स्ट फॉर्म, वेंट होगी सेकंड फॉर्म, गोन हो गई थर्ड फॉर्म। वो जो सेकंड फॉर्म है वेंट, वहीं से इसको कनेक्ट कर लेना। सरकम यानी घूम के, वेंट यानी जाना। आपके सामने रास्ते में कोई रुकावट थी, इसको पार कैसे करोगे? या तो इसको हटाओ और या फिर रास्ता बदल के घूम के चले जाओ। जब आप रास्ता बदल के घूम के जाते हैं तब आप चीज़ों को अवॉइड या सरकमवेंट करते हैं, बाईपास करते हैं, वर्क अराउंड करते हैं। याद रहेगा ये वर्ड ऐसे। अब क्योंकि आपने रास्ता बदला तो आपने स्टेप को भी साइड में लगाया, भाई आपका कदम जो है अब साइड में जाएगा, इसीलिए सरकमवेंट को साइड स्टेप भी बोलते हैं। इसका सिनोनिम है सरकमवेंट का साइड स्टेप करना। सम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ओपन देयर अकाउंट्स इन स्विट्जरलैंड एंड पनामा टू सरकमवेंट इंडियाज टैक्स लॉस। कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं, ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वो अपने अकाउंट खोलते हैं स्विट्जरलैंड और पनामा में। और क्यों? बाईपास करने के लिए, अवॉइड करने के लिए भारत के टैक्स के कानूनों को। ठीक है, तो साइड स्टेप नाम का इसका सिनोनिम आप आर्टिकल में देखेंगे। सरकमवेंट से एक ईडियम भी जुड़ी हुई है, फ्रेजल वर्ब स्टीयर क्लियर ऑफ। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना। कहते हैं ना 2 हाथ दूर रहना किसी चीज़ से, 2 कदम दूर रहना, तो अंग्रेजी में उसको बोलते हैं स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग। तो ये ईडियम मैंने, ये फ्रेजल वर्ब आज के क्विज में मैंने आपसे पूछी है। चलिए 3 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है, जैसे कि दूसरी सेक्सुअल कांटेक्ट वाली बीमारी है, जैसे HIV है, हर्पीज़ है ना, इस तरह की आपने सुनी होंगी, सिफिलिस, उसी तरह की एक बीमारी है। और ये होती किन को है? जनरली गेज को होती है, यानी मैन टू मैन सेक्सुअल कांटेक्ट जब होता है तब ये बीमारी फैलती है। ये बीमारी की शुरुआत हुई थी बंदरों से, पता नहीं किस बंदर से किस इंसान ने क्या गलत काम कर दिया और ये बीमारी जूनोटिक बन गई, बंदर से इंसानों में आ गई और फिर आगे गेज में फैलने लगी और कई सालों से फैल रही है।
इस बार एक नई स्ट्रेन इस वायरस की आई है जो कि नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल रहा है। अब ज़रूरी नहीं है आदमी आदमी के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करे। और अफ्रीका में छोटे छोटे बच्चे इस वायरस का शिकार हो गए हैं। अफ्रीका को 10 लाख वैक्सीन चाहिए, इस बीमारी की वैक्सीन हैं 10 लाख वैक्सीन चाहिए इस बीमारी को रोकने के लिए, लेकिन अफ्रीका को मिल रही हैं 10,000 से भी कम। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि वेस्ट की और पूरी दुनिया की अपैथी है, अफ्रीका को लेके इनडिफरेंस है। वहाँ जिए या लोग मरें किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये अभी भी जारी है। बड़ी ही शर्मनाक और डिसअपॉइंटमेंट की बात है। आज की टोन है कंसर्न, अपना कंसर्न दिखा रहा है अफ्रीका में चलते हुए हालातों के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। कह रहा है जी, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO हैज़ डिक्लेयर्ड एमपॉक्स टू बी ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। कह रहा है जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द लगेगा इसके आगे क्योंकि नॉन फॉर प्रॉफिट है और मतलब सरकारी लेवल की संस्था है, गवर्नमेंट लेवल की। कह रहा है जो WHO है उसने डिक्लेयर कर दिया है एमपॉक्स को कि वो है एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न या PHEIC। जब भी किसी बीमारी को PHEIC बोलते हैं तो मतलब अब वो बीमारी बहुत बड़े लेवल पे फैल गई है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो वो महामारी बन जाएगी। जैसे कोरोना को भी जनवरी फरवरी में 2020 में PHEIC मिला था, ये दर्जा मिला था, फिर ये महामारी बन गया था। तो इस तरीके से मंकी पॉक्स को भी इन्होंने PHEIC का दर्जा दे दिया है। और कब दिया है? फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 ईयर्स, दूसरी बार दिया है पिछले 2 सालों में। और कब? फॉलोइंग इट्स आउटब्रेक इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और DRC एंड इट स्प्रेड टू ओवर डजन कंट्रीज इन अफ्रीका। ये सारा काम हुआ है बाद में इस आउटब्रेक के, इसके अचानक फैलाव के। जो फैलाव हुआ है पहले तो DRC नाम की कंट्री में, कॉन्गो में, और फिर इसका जो स्प्रेड हुआ है 1 दर्जन कंट्रीज़ में या दर्जन से ज़्यादा देशों में अफ्रीका के अंदर। तो पिछले साल भी PHEIC बनाया था इसको, इस साल फिर बोला है PHEIC है। कॉन्गो से शुरू हुई है और अफ्रीका के कई कंट्रीज़ में फैल गई है। WHO की वर्ब है हैज़ डिक्लेयर्ड, है ना, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। आउटब्रेक यानी सडन स्प्रेड, किसी भी चीज़ का अचानक से होने वाला फैलाव या शुरुआत। बताया था ना, आउटब्रेक ऑफ वॉर, आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन। चलिए, कह रहा है जी, द मल्टी कंट्री आउटब्रेक इन यूरोप in 2022 had led to a declaration of PHEIC। कह रहा है जी, अगर पिछली बार की बात करें, भाई इस साल तो किया है PHEIC, लेकिन ये दूसरी बार है ना, पहली बार कब हुआ था? कह रहा है जो मल्टी कंट्री आउटब्रेक हुआ था, बहुत सारी कंट्रीज़ में इसका फैलाव हुआ था। और कहाँ हुआ था? यूरोप में। और कब? 2022 में। कह रहा है वो आउटब्रेक जो है ना, वो लीड टू कर चुका है या कर चुका था, हैड लेड टू, और किस तरफ? एक डिक्लेरेशन की तरफ, ऐलान की तरफ, इस बीमारी के PHEIC का। तो पिछले साल या 2022 में, 2 साल पहले जब ये बीमारी फैली थी यूरोप में, बहुत सारी कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग UK, नॉर्वे, स्वीडन, है ना, तब भी इसको एक PHEIC बुलाया गया था। और इस साल अफ्रीका में इसको PHEIC बुलाया जा रहा है। आउटब्रेक की वर्ब है हैड लेड। कह रहा है WHO's अनाउंसमेंट कम्स अ डे आफ्टर द अफ्रीका CDC डिक्लेयर द आउटब्रेक टू बी अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी। कह रहे WHO का जो अनाउंसमेंट है, ये जो ऐलान है, ये आता है 1 दिन के बाद। और किसके 1 दिन के बाद भाई? जब अफ्रीका ने डिक्लेयर कर दिया, अफ्रीका CDC ने। अफ्रीका CDC अफ्रीका की एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ का हेल्थ मिनिस्ट्री समझ लो आप, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल बोलते हैं CDC को। कह रहे जब अफ्रीका के CDC ने डिक्लेयर कर दिया इस बीमारी के आउटब्रेक को एक PHECS, अगर पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब हो तो PHEIC, है ना, हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। और अगर किसी एरिया विशेष के लिए परेशानी का सबब हो तो PHCS, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी। तो जैसे ही अफ्रीका में इसको PHECS बोला, WHO ने इसको PHEIC का दर्जा दे दिया। अब ये दर्जा कैसे दिया था WHO ने? ऑल्सो marking the first time a regional and global health emergency has been declared for a disease outbreak। कह रहे साथ ही साथ मार्क करते हुए, निशान बनते हुए पहली दफ़ा कि एक रीजनल और एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर हुई है पैसिव वॉइस में किसी डिसीज़ के आउटब्रेक के लिए, किसी बीमारी के फैलाव के लिए।
इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बीमारी किसी कॉन्टिनेंट में भी आउटब्रेक हुआ और पूरी दुनिया में भी हुआ हो एक साथ। पहले वायरस आएगा, वुहान में फैलेगा, फिर वुहान से निकलेगा, चाइना के दूसरे रीजन्स में जाएगा, है ना, फिर वो चाइना से जाएगा यूएस में, इंडिया में, इधर उधर। एक साथ ऐसा नहीं होता कि वुहान में भी उसको पैंडेमिक बोल दिया और पूरी दुनिया में भी पैंडेमिक बोल दिया। तो ये बीमारी कुछ खास है, इस बीमारी में कुछ बात है ऐसी कि इसकी वजह से, जिसकी वजह से इसको लोकल और ग्लोबल दोनों लेवल्स पे महामारी का दर्जा मिला है। समझ रहे होंगे ना मीनिंग। अनाउंसमेंट की वो है कम्स, अफ्रीका की वो है डिक्लेयर्ड, हेल्थ इमरजेंसी की वो है हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। कह रहे जी, इफ दिस इज फर्स्ट सच डिक्लेरेशन इन अफ्रीका of a PHECS since 2017, it is also the first time that WHO has declared a PHEIC for a disease outbreak in Africa on the very first time the emergency committee met. कह रहा है अगर ये पहली ऐसी दफ़ा है, पहला ऐसा डिक्लेरेशन है, ऐलान है अफ्रीका में जो है PHECS का सन 2017 से, 2017 के बाद से 2024 तक पिछले 7 सालों में एक भी ऐसी बीमारी अफ्रीका में नहीं हुई जिसको PHECS बुलाया गया हो। 2017 से पहले शायद इबोला हुई थी, तो इबोला के बाद यही हुआ है। कह रहा है अगर ये पहली बीमारी है 7 सालों में अफ्रीका में फैलने वाली, PHECS बनने वाली, तो कह रहा है फिर ये भी पहली बार है कि WHO ने डिक्लेयर किया है एक PHEIC को किसी डिजीज़ के फैलाव के लिए अफ्रीका में, पहली ही बार में जब उसकी इमरजेंसी कमेटी मिली। और क्यों मिली? टू डिसाइड ऑन द मैटर को डिसाइड करने के लिए। तो जैसे ही मीटिंग बैठी, मीटिंग कमेटी बैठी, मीटिंग हुई, मीटिंग के जस्ट बाद इन्होंने बोल दिया कि ये बीमारी महामारी बन चुकी है। ऐसा पहले नहीं हुआ कभी भी, समझ गए ना, इस तरीके से, इतना फास्ट तरीके से कभी इस बीमारी के ऊपर फैसला नहीं आया, किसी भी बीमारी के ऊपर फैसला नहीं आया। दिस की वर्ब है इज, इट की वर्ब है इज, WHO की वर्ब है हैज़ डिक्लेयर्ड, इमरजेंसी कमेटी की वर्ब है मैट। कह रहे जी, दो WHO claimed in August 2014 that the Ebola outbreak in West Africa was declared a public health emergency in the very first meeting of the emergency committee. An Associated Press investigation revealed how WHO resisted calling it a public health emergency for a few months. कह रहे जी, हालांकि WHO ने क्लेम किया है, दावा किया अगस्त 2014 में कि इबोला को जो आउटब्रेक था वेस्ट अफ्रीका में, उसको इसने डिक्लेयर किया था एक ऐसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो हुई है वेरी फर्स्ट मीटिंग में इमरजेंसी कमेटी की। WHO ने बोला भाई ऐसा नहीं है, अफ्रीका में पहले भी हो चुका है, पहली दफ़ा नहीं है ये, हम इबोला को भी पहली ही दफ़ा में 2014 में एक इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुके हैं। कह रहे लेकिन WHO की बात ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक एसोसिएटेड प्रेस की जो इन्वेस्टिगेशन थी, एसोसिएटेड प्रेस क्या है, एक इंटरनेशनल, ऐसा समझ लो इंटरनेशनल प्रेस जो है ना, रूटर्स, आपने रूटर्स का भी नाम सुना होगा, एसोसिएटेड प्रेस, ये इंटरनेशनल मीडिया है, हर कंट्री में इनका नेटवर्क होता है। तो एक एसोसिएटेड प्रेस की इन्वेस्टिगेशन थी, इस न्यूज़ एजेंसी की जांच थी, उसने ये रिवील किया, ये दावा, ये खुलासा किया कि कैसे WHO रजिस्ट करता रहा इस चीज़ को, इस चीज़ से बचता रहा, इस चीज़ से दूर रहता रहा, जो है कॉल करने का, बुलाने का इस बीमारी को, इबोला को, एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कई महीनों तक। मतलब WHO कोशिश करता है ना बोलना पड़े किसी को महामारी, नहीं तो दुनिया पूछेगी आप क्या कर रहे हो, आप तो सिर्फ न्यूज़ देने आते हो कि ये महामारी फैल गई, वो फैल गई, फैली कैसे? तो इस इंक्वायरी ने, हमें इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि WHO ने 2014 में पहली दफ़ा में इबोला को महामारी नहीं बोला था। कई महीनों तक WHO बचता रहा महामारी बोलने से, लास्ट में जब चारा नहीं बचा तब इसने महामारी बोलना शुरू किया। चलिए, WHO का दावा ये सही नहीं है। WHO की वर्ब है क्लेम्ड, इबोला की वर्ब है वॉज डिक्लेयर्ड। इस इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया हाउ WHO रजिस्टर्ड, WHO ने रजिस्ट किया। रजिस्ट करना यानी किसी काम से बचना। जैसे आपको हंसी आ रही है लेकिन आप हंसी रोक के बैठे हो, तो आप अपनी हंसी को रजिस्ट कर रहे हो। जैसे आपको भूख लगी है लेकिन आप कुछ खा नहीं रहे हो, है ना, या फिर आपको कुछ फास्ट फूड दिख रहा है लेकिन आप खा नहीं सकते हो क्योंकि आपको डाइट करना है, तो आप अपनी फास्ट फूड खाने की अर्ज को रजिस्ट कर रहे हो। जब अपने आप को किसी काम से रोकते हैं तब आप रजिस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे इस वर्ड को याद रखें। रजिस्ट के बाद में वर्ब की ING फॉर्म लगी है, इस पे एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी आपको करवाएंगे, आता होगा ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को,
एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा फ्लो बना लेते हैं, ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ा देते हैं पहले। कह रहे जी, इन द सेकेंड इबोला आउटब्रेक इन अफ्रीका इन 1819 WHO declared it a public health emergency only when the emergency committee met for the fourth time। कह रहे जी, सेकेंड इबोला आउटब्रेक में, इबोला के फैलाव में अफ्रीका में जो 1819 में हुआ था, WHO ने डिक्लेयर कर दिया था इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी या महामारी तभी, ओनली व्हेन, जब इनकी इमरजेंसी कमेटी मिली चौथी दफ़ा। मतलब 4 पहले मीटिंग की, फिर चौथी मीटिंग में इन्होंने बोला महामारी है, पहली 3 मीटिंग में मना करते रहे। WHO उस लोकल पुलिस स्टेशन थाने के SHO की तरह होता है, जिसको आप FIR लिखवाने जाएं तो पहली बार में आपको मना ही बोलेगा, क्योंकि उसको ये लगता है ना FIR लिखने से मेरे एरिया का क्राइम जो है सबको पता लगेगा। तो वैसे जैसे पुलिस नाटक करती है रिपोर्ट लिखने से, WHO कोशिश करता है लास्ट मोमेंट तक मैं किसी बीमारी को महामारी ना बोलूँ, नहीं तो हमसे सवाल पूछा जाएगा कि ये कैसे फैली। WHO की वर्ब डिक्लेयर्ड, एमरजेंसी कमेटी की वर्ब मेट। चलिए, मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा कहानी क्या हुई। इस ग्रामर कॉन्सेप्ट को फटाफट देख लेते हैं। रजिस्ट के बाद में लगी है कॉलिंग, यानी वर्ब की ING फॉर्म। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया रजिस्टर्ड टू कॉल, ऐसा भी तो लिखा जा सकता था ना। टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं इंग्लिश में। ये सारी वो वर्ब्स हैं जिनके बाद में वर्ब की ING फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अगर इनके बाद में लगेगा तो नाउन लगेगा, और अगर वर्ब लगानी है तो ING फॉर्म में लगानी है, टू के साथ में नहीं लगानी है। अब आप पूछोगे सर मैं कैसे याद रखूं? भाई 10-12 वर्ब्स हैं, इनको याद रख लो कि इन पे नंबर मिल जाएंगे आपको, राइटिंग में यूज़ होंगी, रीडिंग में बार बार देखोगे। एक बार आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। कंसीडर वर्ड को दिमाग में बिठाना होगा, अवॉइड वर्ड को दिमाग में बिठाना होगा। जब दिमाग में एक बार बिठाओगे ना, फिर बार बार रीडिंग में वर्ड्स दिखेंगे, खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। वैसे जो मैंने पेयर्स बनाए हैं एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। एडमिट यानी मान लेना, डिनाई मतलब मना कर देना। दोनों के बाद में नाउन आएगा या वर्ब की ING फॉर्म। इमेजिन यानी किसी बारे में सोचना, प्रैक्टिस यानी उसको सच में करके दिखाना। चलिए, बैठ गए होंगे दिमाग में, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दे कंसीडर्ड टू मूव टू द सिटी टू अवॉइड टू कम्यूट लॉन्ग डिस्टेंसेस। उन्होंने कंसीडर किया या सोचा सिटी की तरफ मूव करने का, शहर की तरफ बस जाने का, ताकि अवॉइड किया जा सके लंबी लंबी दूरी तय करना। शहर में रहेंगे, वहीं काम करेंगे, वहीं वापस घर होगा, शाम में आ जाएंगे, गांव से बार बार शहर में नहीं जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कंसीडर किया कि शहर में ही मूव करें। बात सही है, लेकिन कंसीडर वर्ब अपने बाद में, कंसीडर वर्ब अपने बाद में वर्ब की ING फॉर्म लेगी। तो कंसीडर टू मूव गलत है जी, आपको क्या लिखना पड़ेगा? कंसीडर्ड मूविंग। और वैसे ही अवॉइड टू कम्यूट भी नहीं लिख सकते हैं आप, आपको लिखना चाहिए अवॉइड कम्यूटिंग। क्लियर है मामला? शी रिग्रेटेड टू मिस द मीटिंग बट स्टिल एंजॉयड टू स्पेंड द डे विद हर फैमिली। उसने रिग्रेट किया, उसको पछतावा हुआ मीटिंग को मिस करने का, मीटिंग में ना जाने का, लेकिन फिर भी उसने एंजॉय किया स्पेंड करना उस दिन को अपने परिवार के साथ। तो परिवार के साथ उसने एंजॉय तो खूब किया, लेकिन मन में पछतावा था कि मीटिंग को अटेंड कर लेना चाहिए था। समझ गए? रिग्रेट अपने बाद में वर्ब की ING फॉर्म लेगा, पछतावा होना, रिग्रेट करना। शी रिग्रेटेड मिसिंग द मीटिंग बट शी स्टिल एंजॉयड स्पेंडिंग द डे। ठीक है, टू स्पेंड नहीं, स्पेंडिंग द डे विद हर फैमिली। मेरे ख्याल से इससे क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाओगे। बस इतना ही है ये। 1-1.5 घंटा लगा के आप इकट्ठे करते हैं ना नोट्स इधर उधर से, सारा एक साथ आ गया। इसी को अप्लाई करो लास्ट क्वेश्चन पे। दे अवॉइड टू डिस्कस पॉलिटिक्स अंडरस्टैंडिंग दैट डूइंग सो रिस्क टू स्ट्रेन देयर फ्रेंडशिप। वो अवॉइड करते हैं पॉलिटिक्स को डिस्कस करना, इस बात को समझते हुए कि ऐसा करना रिस्क कर सकता है, जोखिम में डाल सकता है, स्ट्रेन करने का उनकी फ्रेंडशिप को, तनाव में लाने का उनकी दोस्ती को। मतलब उनकी दोस्ती तनाव में आ जाए, ऐसा रिस्क हो सकता है। दोनों वर्ब्स को देख लेना और इनके हिसाब से सही फॉर्म को चूज़ करना, वर्ब या नाउन की। इनके बाद नाउन आ जाए तो पंगा नहीं लेना, नाउन तो पड़ा रहेगा, सिर्फ ये पंगे किए जाएंगे वर्ब के साथ, उसको बदलना है ING में। चलिए, क्वेश्चन बड़ा इजी है, सभी लोग अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, कमेंट सेक्शन में डालें, सही या गलत आपको ज़रूर से फीडबैक मिलेगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, इफ़ 2022
एमपॉक्स आउटब्रेक इन द यूके दैट स्प्रेड टू ओवर 100 कंट्रीज वॉज कॉज्ड बाय द माइल्डर क्लेड टू बी वायरस। अब डैश लगा बता रहा है, प्राइमरली अफेक्टिंग men who have sex with men, with limited case among children and adolescents. The current outbreak is driven by a new and more lethal clade 1b। लंबा सेंटेंस है। कह रहे जी अगर 2022 का एम्पॉक्स देखें जो उसका आउटब्रेक हुआ था यूके में, अचानक से वो फैला था यूके में। कह रहे जो फैला था 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर, यूके से और दूसरे देशों में। कह रहे अगर वो आउटब्रेक जो इस तरीके से फैला था वो कोज्ड बाय था, उसका कारण था एक माइल्ड मतलब धीमा मंदा, एक माइल्ड क्लेड होता है वायरस का एक वेरिएंट, उसकी स्ट्रेन। अगर वो फैला था एक माइल्डर क्लेड की वजह से या एक बहुत धीमे वायरस की वजह से जिसका नाम है 2b वायरस। अब ये वायरस कौन सा है जी? ये देखो डैश से डैश के बीच में इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन बाद में ऐड कर देंगे, सेंटेंस पूरा पढ़ लो, इसको छोड़ दो। कह रहा है जी अगर 2022 के फैलाव में जो 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में हो गया था यूके से शुरू होके, कह रहा है अगर वो फैलाव कोज्ड बाय था 2b वायरस नाम के वायरस से जो माइल्ड है, धीमा है ना, थोड़ा सा आलसी टाइप का वायरस था। कह रहा अगर ऐसा था तो कह रहा है वहीं जो करंट आउटब्रेक है 2024 का जो फैलाव है अफ्रीका में, वो ड्रिवन बाय है, वो कॉज्ड बाय है एक नए और मोर लिथल और ज़्यादा मारक वायरस के वेरिएंट से जिसका नाम है 1b। तो पहले 2b अब 1b। अब ये कैसे फैलता है 1b? कोमा लगा के बता रहा है। कह रहा है जी स्प्रेड इफेक्टिवली थ्रू सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये वो 1b है जो फैला है, स्प्रेड हुआ है बड़े असरदार तरीके से सेक्सुअल और नॉन सेक्सुअल दोनों टाइप के कॉन्टैक्ट से। समझ गए ना? अब इस 1b को सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी से हाथ मिलाना, ठीक है ना, किसी से गले मिलना, ऐसे एक्शंस में भी ये एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है 1b। अब ये 2b के बारे में बताया हुआ वो कैसे फैलता था, देखो बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ऐड कर दो। कह रहा जी 2b कुछ नहीं था, ये प्राइमरली अफेक्ट करता था, मेनली असर डालता था उन आदमियों पे जो गेज थे, जो ठीक है ना हैव सेक्स विद अदर मैन। और कह रहे विद लिमिटेड केसेस अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, और इसके बहुत कम केसेस होते थे, ना के बराबर लिमिटेड केस थे बच्चों में और एडोलेसेंट्स में। एडोलेसेंट यानी जो बच्चे एडल्ट हो रहे हैं 13, 14, 15, 16, 17 साल के। तो ये था। अगर वो पुराना वाला जो है सिर्फ आदमियों को लगता था, ये नया वाला जो है सबको लग जाता है, बिना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के भी फैलता है। चलिए सेंटेंस का मीनिंग समझ लिया आपने। इसी पे एक क्वेश्चन बन रहा है कॉम्प्रिहेंशन का, दोनों वायरस की अलग अलग क्लैड्स में क्या फ़र्क है ना? समझ आ गया ना? तो वैसे ही बता दोगे आप, आंसर्स की भी ज़रूरत नहीं है आपको ऑप्शंस की। 2022 एम्पॉक्स आउटब्रेक की वर्ब है वॉज कॉज्ड, दैट की वर्ब है स्प्रेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। V1 V2 V3 सेम होती है, स्प्रेड याद है ना वर्ड? स्प्रेड है, हर्ट, बस्ट, हिट, कट, पुट, सेट, सारी वर्ड्स आपको कराई हुई है मैंने जिनकी V1 V2 V3 सेम होगी। तो जो फैला था दैट स्प्रेड, V2 लगा हुआ यहाँ। हु की वर्ब है हैव, एडोलेसेंट यानी जो एडल्ट बनने वाले हैं 15 से 18 के बच्चे। आउटब्रेक की वर्ब है इज ड्रिवन। चलिए अब ये देख लेते हैं एडोलेसेंट से बनने वाले और कौन कौन से वर्ड्स हैं। देखिए ऐसा आदमी एडोलेसेंट है जो एडल्ट बनने के रास्ते पे है, बिकमिंग एडल्ट। समझ गए? एडल्ट मतलब 18 का। जो आदमी 18 का बनने वाला है, जो लड़की 18 की होने वाली है, 15 से ऊपर की है, बचपन को छोड़ दिया है और युवावस्था में है, ऐसे बच्चों को बोलते हैं एडोलेसेंट। ये सेंट मतलब बनता हुआ, एडोल मतलब एडल्ट बनता हुआ आदमी। अब ये सेंट से बनने वाले 5 वन वर्ड्स और हैं, इसी तर्ज पे चलेंगे। सेंट मतलब बनता हुआ और आगे लगी होगी रूट। एक बार कोशिश करो इनकी, कितने आपको याद है। मैं एक एक वन वर्ड को ब्रेक करके रूट के साथ बताऊंगा ताकि आपको याद रहे। देखिए अंग्रेजी में एक वर्ड है पुटरिड। पुटरिड का मतलब है सड़ा हुआ, स्टेल, रॉटन। अगर कोई चीज़ पुटरी सेंट है तो वो क्या हो रही है? वो सड़ने जा रही है, इन द प्रोसेस ऑफ रोटिंग। समझ गए ना? कोई खाना है, कोई सब्जी है, कोई ऐसी चीज़ जो बड़े बड़े ख़राब होगी, पुटरी सेंट है, वो पुटरीड होने वाली है, ख़राब होने वाली है। इवेनिसेंट, देखिए ये वर्ड बना है वैनिश से।
वैनिश मतलब गायब हो जाना। इवेनिसेंट मतलब ऐसी चीज जो इन द प्रोसेस है ऑफ वैनिशिंग। समझ गए? जैसे आपके पास पैसे हैं, बाजार में आप गए और बहुत ज़ोरों का खर्चा किया आपने, खूब सारा, तो आपके पैसे इवेनिसेंट होंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, समझ पा रहे हो? जैसे आप में जोश था किसी चीज़ का, लेकिन वो जोश किसी वजह से ठंडा हो गया, तो आपका वो जोश अब इवेनिसेंट है। हर वो चीज़ जो वेपर बन के वैनिश होने वाली है, भाप बन के ख़त्म होने वाली है, उड़ जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, उसको बोलते हैं इवेनिसेंट। चलो, कन्वेलिसेंट। देखिए, एक वर्ड है वेलर। वेलर का मतलब होता है आपकी बहादुरी, अंदर की ताकत, है ना। कन्वेलिसेंट वो आदमी है जो वेलर को यानी बहादुरी को या ताकत को पा रहा है, मतलब इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग है, इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। एक आदमी है जो बीमार था, अब सही हो रहा है, दवाइयाँ ले रहा है, आराम कर रहा है, दैट पर्सन इज कन्वेलिसेंट। वो फिर से अपना वेलर, अपनी बहादुरी, अपनी ताकत को पा लेगा। समझ गए ना? ऐसे बना, सच में बता रहा हूँ, इन्हीं रूट से बने वर्ड है। रिक्रूडिसेंट। देखिए, क्रूड का मतलब होता है रो अवस्था। किसी भी चीज़ की क्रूड अवस्था क्या होती है? रिफाइंड अवस्था होती है जब वो एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है। क्रूड मतलब एकदम कच्ची अवस्था। अगर कोई चीज़ रिक्रूडिसेंट है तो वो फिर से अपनी रॉ फॉर्म में जा रही है, अपनी कम प्योरीफाइड फॉर्म में जा रही है, या इसको हिंदी में बोल सकते हैं बिगड़ता हुआ। जैसे आपका बुखार है, पहले सही हुआ, फिर वापस आने लगा, तो आपका बुखार रिक्रूडिसेंट हो गया है, सही होकर के फिर से ख़राब हो रहा है। जैसे अर्थव्यवस्था है, पहले अच्छी हुई, फिर ख़राब हुई, जब अच्छी होकर ख़राब होगी, नीचे की तरफ जाएगी, डिग्रेड होगी, तो आप बोलेंगे रिक्रूडिसेंट इकोनॉमी है। चलिए, लास्ट वर्ड है एफर्विसेंट। आपने एक वर्ड सुना होगा, फरवर। फरवर का मतलब होता है जोश। एफर्विसेंट मतलब समथिंग फुल ऑफ जील एंड लाइवलीनेस। ठीक है? जब पानी को बॉईल करते हैं तो पानी उबाले मारता है ना, वैसे ही अगर कोई इंसान आपको मिले उस तरीके का, जिसके अंदर से जोश हो, है ना, इस तरीके से जील निकल रहा हो जीवन जीने की, जिसके अंदर, समझ गए ना, ऐसे आदमी को बोलते हैं एफर्विसेंट, जिसमें फरवर या जोश की बात हो। तो इस तरीके से पांचों वन वर्ड्स बने हैं। आगे कह रहा है जी, देयर हैव बिन 2863 कन्फर्म्ड केसेस एंड 517 डेथ्स दिस ईयर। कह रहा है जी, इतने कन्फर्म केस हो चुके हैं और इतनी मौतें इस साल हो चुकी हैं इस नए वाली स्ट्रेन से, 1B से। ठीक है, नए वाले वायरस से। प्राइमरली इन द DRC, मुख्यतः या प्राइमरली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नाम के देश में। कह रहा है द क्लेड 1B इमर्ज्ड इन द DRC इन सितंबर 2023 विद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑन गोइंग सिंस देन। कह रहा है जो वेरिएंट है, स्ट्रेन है, क्लेड मतलब वेरिएंट या स्ट्रेन, किसी वायरस का नया रूप, जो ये 1B है ना, ये इमर्ज हुआ था कॉन्गो में सितंबर 2023 में, पिछले साल। और कह रहा है उसी के साथ ही ह्यूमन टू ह्यूमन इसके ट्रांसमिशन के चलते होने के, ऑन गोइंग होने के, तब से, तो सितंबर से अब देख लो अगस्त आ गया, 11 महीने हो गए, तब से ये आया था और फैला ही जा रहा है कॉन्गो के अंदर। कह रहा है इन द DRC अराउंड 2/3 ऑफ द इन्फेक्शंस आर इन चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स। अगर DRC की बात करें तो 2/3 ऑफ इन्फेक्शंस जो हैं, 2/3 जो इसके मामले हैं, वो ऐसे चिल्ड्रन में हैं, बच्चों में हैं जो 15 साल से कम के हैं। तो ऑफ कोर्स ये वाली स्ट्रेन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं फैल रही। किसी 8 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को ये वायरस हो रहा है, मतलब अब ये स्किन टू स्किन टच से भी वायरस फैलने लगा है। 2/3 ऑफ इन्फेक्शंस की वर्ब है आर। जब भी कोई रेशो आप लिखें, 1/3, 2/3, 3/5, 4/7, याद रखना पीछे आपको S ज़रूर लगाना है, अगर शुरू में 1 नहीं है तो। अगर यहाँ 1/3 लिखा होता तो फिर S की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, पीछे कुछ भी हो सकता है, 3rd, 4th, 5th जो भी हो। अगर शुरू में 1 नहीं है तो पीछे S ज़रूर आएगा, और अगर शुरू में 1 लग गया तो फिर S नहीं आएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखेंगे हमेशा। 5/7 पे क्या लिखेंगे? शुरू में 1 है, नहीं है, तो 5/7 लिखेंगे। और 1/7 को क्या लिखेंगे? शुरू में 1 है तो 1/7 को 1/7 लिखेंगे, पीछे S नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, ठीक है।
इसकी वर्ब कौन सी होगी, जैसे इस केस में आर लगी हुई है। देखो वर्ब इसकी कभी होती ही नहीं है, वर्ब है ऑफ के बाद में रखे हुए नाउन की। तो चाहे 2/3 हो चाहे 2,000,000 थर्ड हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वर्ब इन्फेक्शंस की है, इन्फेक्शंस की वर्ब है आर। अगर इन्फेक्शन होता तो वर्ब होती इज़। लॉजिकली समझ में आ रही है ना चीज़ें, बस यही लॉजिक इंग्लिश में आपका मिसिंग है तैयारी में से। कह रहा है वैक्सीन्स आर अगेन इन एक्यूट शॉर्ट सप्लाई। वैक्सीन्स फिर से बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट सप्लाई में है, एक्यूट शॉर्ट सप्लाई में है, ज़्यादा वैक्सीन नहीं मिल रही है। एज अगेंस्ट 10 मिलियन डोजेज नीडेड टू कंट्रोल द आउटब्रेक, जस्ट अबाउट 0.21 मिलियन डोजेज मे बी सप्लाइड इमीडिएटली। कह रहे जी अगेंस्ट, सामने 10 मिलियन डोजेज के, 10 मिलियन यानी 1 करोड़, 1 करोड़ डोजेस के सामने जो ज़रूरत है, जो नीडेड है, और क्यों, वायरस को कंट्रोल करने के लिए। कह रहे जी इनके सामने सिर्फ 0.21 मिलियन डोजेस यानी 2,10,000 डोजेस जो हैं वो सप्लाई हो सकती हैं फटाफट से। तो 1 करोड़ लोगों को इसका वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत है, तब ये वायरस हटेगा। और हमारे पास सिर्फ इतनी वैक्सीन है कि हम 2 लाख लोगों को लगा सकें। 1 करोड़ के सामने 2 लाख, समझ गए ना। चलो 2%। कह रहा है इवन व्हेन वैक्सीन्स वर यूज्ड टू ब्लंट ट्रांसमिशन इन यूरोप एंड द यूएस अर्लियर, वैक्सीन्स वर नॉट सप्लाइड टू अफ्रीका। कह रहे कि यहाँ तक कि जब वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया गया था ब्लंट करने के लिए, देखिए ब्लंट मतलब किसी चीज़ को पैनापन कम करना, हिंदी मीनिंग लिख करके लाया हूँ मैं। शार्पन करना यानी किसी चीज़ को पैना करना, नुकीला करना। ब्लंट का मतलब है पैनेपन को कम करना, इंटेंसिटी को, तीव्रता को कम करना। कह रहे जब वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया गया था तीव्रता को कम करने की, इस ट्रांसमिशन की यूरोप में, इस वायरस के फैलाव की यूरोप में पिछले साल, तब भी, और अमेरिका में भी, कह रहे तब भी वैक्सीन्स नहीं भेजी गई अफ्रीका को। और कब नहीं भेजी गई, क्यों नहीं भेजी गई? डिस्पाइट एम्पॉक्स बीइंग एंडेमिक देयर फॉर 3 मंथ्स, बावजूद मॉन्की पॉक्स के अफ्रीका में एक एंडेमिक या महामारी होने के 3 साल से। तो यूरोप, यूएस में थोड़ा सा फैला तो यहाँ इन्होंने वैक्सीन्स यूज़ कर करके उसको मार दिया वायरस को। लेकिन अफ्रीका में 3 साल से फैला हुआ है, लेकिन कोई वैक्सीन भेजने को तैयार नहीं है, क्योंकि अफ्रीका के पास पैसा नहीं है ना, देने के लिए पैसा नहीं है। वैक्सीन्स की वर्ब है वर यूज्ड, ब्लंट करना, पैनेपन को कम करना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है शार्पन, किसी चीज़ को और ज़्यादा तीव्र बनाना, उसको पैनेपन को बढ़ाना। वैक्सीन्स की वर्ब है वर नॉट सप्लाइड। कह रहे जी currently only the DRC and Nigeria have granted emergency use authorization for the vaccine। कह रहे अगर हाल फिलहाल देखें तो नाइजीरिया और DRC 2 ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने दे रखा है EUA, एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन नाम का सर्टिफिकेट इस वैक्सीन का। वैक्सीन को 10 साल 20 साल लगते हैं बनाने में, टेस्ट करने में, लेकिन अगर फटाफट ज़रूरत हो तो कंट्रीज़ क्या करती हैं, EUA ऑथराइजेशन दे देती हैं और वैक्सीन सबके ठुकवा देती हैं। जैसे हमारे यहाँ सरकार ने लगवाई ना भर भर के सबकी कोविशील्ड और ये सब, वैसे ही DRC और नाइजीरिया में अभी तक EUA मिला है इस वैक्सीन को। बाकी कंट्रीज़ में अफ्रीका की ये सर्टिफिकेट मिलना भी बाकी है। जब तक ये सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं तब तक वैक्सीन वहाँ जा भी नहीं सकती। कह दिस द रेगुलेटरी हर्डल कैन बी साइड स्टेप्ड इफ़ द कंपनी एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट फॉर WHO's इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग। कह रहे ये रेगुलेटरी हर्डल जो है, रेगुलेशन से जुड़ी ये जो बाधा है, इसको साइड स्टेप किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। हर कंट्री को EUA अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है WHO से। कह रहे इससे बचा जा सकता है अगर वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है वो खुद ही अपना इंटरेस्ट दिखा दे और बात करे WHO से EUA लिस्टिंग के लिए। कंपनी खुद अपनी लिस्टिंग करवा ले WHO से तो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैक्सीन अपने आप किसी भी कंट्री में जा सकेगी। तो इस हर्डल से बचने का ये तरीका भी है। कह रहे विच विल अलाउ इंटरनेशनल एजेंसीज टू सप्लाई द वैक्सीन टू ऑल अफ्रीकन कंट्रीज़। कह रहे और जो चीज़ अलाउ करेगी इंटरनेशनल एजेंसीज़ को कि वो सप्लाई कर सकें वैक्सीन को सभी अफ्रीकन कंट्रीज़ तक। समझ गए। हर्डल की वर्ब है कैन बी कंसीडर्ड, कंपनी की वर्ब है एक्सप्रेसेस, विच की वर्ब है विल अलाउ। ये कंपनी शायद नॉर्वे या स्वीडन की कोई कंपनी है, एम्पॉक्स वैक्सीन बनाती है और अभी काफ़ी न्यूज़ में है कंपनी। एम्पॉक्स आया तो इसके शेयर प्राइस बढ़ने लगे, रातों रात ये कंपनी जो है
मुनाफा दिखाने लगी, है ना। चलिए, कह रहा है इवन देन अफ्रीका विल हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ 2025 फॉर द 10 मिलियन डोजेस। कह रहा है तब भी अगर ये सब हो भी जाए ना, अभी तो हो ही नहीं रहे, कह रहा है इवन देन तब भी अफ्रीका को इंतज़ार करना होगा 2025 के अंत तक का 10 मिलियन डोजेज़ को पाने के लिए। तब भी 1 साल, सवा साल, 1.5 साल लगेगा जो डोजेज़ इनको चाहिए उसको रिसीव करने में। चलिए रैपअप करेंगे आर्टिकल को। मेरे ख्याल से बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा होगा आज पढ़ना इसको। साइंटिफिक थीम का था इसलिए मैंने इसको लिया, नहीं तो इतने इजी आर्टिकल्स जनरली मैं अपनी क्लास में तो नहीं लेता हूँ, है ना, मतलब यूट्यूब पे तो नहीं लेता हूँ। चलिए जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इनमें से कौन सा वर्ड आर्टिकल की टोन को बताता है? सैंग्विन, क्रिटिकल, स्केप्टिक और कंसर्न्ड। खुद से अटेम्प्ट करना है। आजकल टोन वाला क्वेश्चन हर क्लास में रखने की कोशिश करूंगा मैं। एक क्वेश्चन थीम पे रखा जाए या टोन पे रखा जाए। तो चारों में से टोन इस आर्टिकल की आपको क्या लगती है भाई? क्या इसमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल किया जा रहा है, वेस्ट को किया जा रहा है थोड़ा बहुत। क्या इसमें होप दिखाई जा रही है, आशा दिखाई जा रही है? कहीं भी आशा की बात नहीं हुई। क्या इसमें स्केप्टिसिज्म दिखाई जा रहा है? स्केप्टिसिज्म यानी किसी चीज़ पे विश्वास ना करना, भरोसा ना करना, शंकापूर्ण रहना, अंदर से डाउट दिखाना। तो डाउट जैसा तो कुछ है नहीं यहाँ। क्रिटिकल है और कंसर्न्ड भी टोन है, लेकिन ज़्यादा अच्छी टोन क्या है? कंसर्न्ड, चिंता दिखाई जा रही है। क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है वेस्ट को, लेकिन ज़्यादा बड़ा मामला क्या है कि अफ्रीका का क्या होगा, इस चिंता में आर्टिकल जो है ज़्यादा आपको इन्वॉल्व दिखेगा। तो डी आपका आंसर बनना चाहिए। Why has Africa not received mpox vaccines despite the disease being endemic there? ऐसा कौन सी वजह है जिसकी वजह से अफ्रीका को अभी भी एमपॉक्स वैक्सीन नहीं मिल रही जितनी उनको चाहिए? क्योंकि EUA नहीं मिल रहा, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन नहीं मिल रहा, रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, और मैन्युफैक्चरर जो है वैक्सीन का वो खुद WHO के पास जाता नहीं है अपनी वैक्सीन को, है ना, अप्रूव करवाने के लिए। सी आंसर बनेगा। आंसर साथ साथ करवा रहा हूँ, अटेम्प्ट करते जाओ। 2022 का जो आउटब्रेक्स है, आज का जो आउटब्रेक है 24 का इस एमपॉक्स का, वो 2022 के आउटब्रेक से कैसे अलग है? क्या फ़र्क है दोनों में? करंट आउटब्रेक जो है वो ज़्यादा घातक है, ज़्यादा लीथल है, यही आंसर बनेगा। समझ गए ना? 2022 वाला था वो कम घातक था, लेकिन वो सिर्फ गेज में होता था। ये करंट वाला सब में होता है, बिना आपको जो है गे बने भी ये जो मतलब आपको वायरस है अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये लीथल ज़्यादा है। ये फ़र्क है इन दोनों में 2022 और 24 में। बाकी सब बातें आप देखोगे गलत लिखी हुई हैं। करंट आउटब्रेक जो है अफ्रीका में कंटेन हो गया, बिल्कुल कंटेन नहीं हुआ। कहाँ कंटेन हुआ? अफ्रीका में तो फैलता जा रहा है। कंटेन करना यानी लिमिट करना। करंट आउटब्रेक सिर्फ उन्हीं को होता है जो हैव सेक्स विद मैन करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये तो पिछला वाला आउटब्रेक था, है ना। चलिए, सेम स्ट्रेन तो है ही नहीं, दोनों की अलग है। एक 1 भी था, एक 1A था, है ना, कुछ फ़र्क था दोनों में। तो ए आंसर बनेगा। चलिए, अगर कोई चीज़ वेपर की तरह गायब हो रही है तो उसको क्या बताएंगे वन वर्ड से? तो वैनिश से बनने वाला वन वर्ड आपको करवाया था, ठीक है। लास्ट में सेंट आएगा, सेंट। कन्वेलिसेंट का मीनिंग पूछा है आपसे। जिस चीज़ में बहुत स्पिरिट या जोश या एक्साइटमेंट हो उसको अडोलिसेंट बोलेंगे, एफर्विसेंट बोलेंगे या रिक्रूडिसेंट बोलेंगे। स्टीयर क्लियर ऑफ करना, किसी चीज़ से क्या करेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा? फ्रेजल वर्ब आपको बतानी है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब शुरू में आपको वोकैब वाली जो है शीट में करवाई थी। चलिए, लास्ट में मिलेंगी कुछ एरर्स। 3 एरर्स हैं। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, दूसरी मिलेगी इस वर्ड के आसपास, और तीसरी मिलेगी इस वर्ड के आसपास। एरर्स को ढूंढो, फर्स्ट कमेंट में आंसर है, इसी वीडियो के नीचे आके चेक करना। आउट ऑफ 10 अपने आंसर से मेरे मैच करना, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले बताना। क्लास आज की कैसी लगी? पूरी समझ में आई? पूरा देखा? तो पूरा देखने वाले बच्चे PD लिख देना, सर पूरा देख लिया है। समझ में आया हो, सब कुछ अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो PDI लिख सकते हो। ये आपका फीडबैक है। कोई भी क्वेरी हो वो भी कमेंट्स में डाला करो ताकि मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई कर सकें। अंटिल देन